हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फोटो केमिस्ट्री में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एक्शन और मार्कस थ्योरी भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, तो आज डिटेल में हम डिस्कस करते हैं कि मार्कस थ्योरी क्या है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एक्शन में मार्कस का क्या इम्पोर्टेंट रोल है। तो सिंपली अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस को अगर हम डिफाइन करते हैं, so the reactions which involves the transfer of electrons, that reactions are known as electron transfer reactions, and we have many number of electron transfer reactions both in inorganic and organic, which are very much important. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस के कुछ हम रोल्स देखते हैं। इनऑर्गेनिक में देखें, ऑर्गेनिक सिस्टम में देखें, या बहुत बायोलॉजिकल एंड फिजिकल और केमिकल सिस्टम है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, सो द फर्स्ट पॉइंट इज the is one of the most important chemical process in nature, and it plays a central role in many biological, other physical or chemical, both organic and inorganic system. तो क्यों ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एक्शंस को स्टडी करने की जरूरत है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो इनका हमें यहाँ से इसके इंपॉर्टेंस पता चल जाता है कि जो बहुत सारे फिजिकल और केमिकल प्रोसेस है नेचर में, दे इन्वॉल्व द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एक्शन in nature. Let's say the example of photosynthetic reaction, where the transfer of electron is usually used to create charge imbalance across a membrane and originating a proton pumping mechanism to produce ATP. So फोटोसिंथेसिस में एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए भी आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस का इन्वॉल्वमेंट होते हैं। अगर हम केमिकल सिस्टम्स की बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास कोरिजन है किसी भी मेटल की, अगर हम बात करते हैं तो अगर वो ओपन में रह जाते हैं तो वहाँ कोरिजन प्रोड्यूस होते हैं, तो वो भी आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन है। Similarly, in solid state electronics also depends on the control of electron transfer in semiconductors, and new area of molecular electronics depends critically on the understanding and the control of electron transfer in and between molecules. So these are the few of the important examples where the mostly the electron transfer reactions involved. Let's say now start by taking an example that is a simple electron transfer reaction, that is a self-exchange reaction, and this reaction is occurring in aqueous solution. ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिंपल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन भी हमारे दो किस्म के होते हैं, एक सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन होते हैं, एक आपके पास क्रॉस क्रॉस एक्सचेंज रिएक्शन होते हैं। तो ये जो आपका एग्जांपल है, दिस इज वेरी सिंपल एग्जांपल, तो ताकि आप लोग इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके, हमने एक सिंपल एग्जांपल लिया है जिसमें आपका दो वाटर कॉम्प्लेक्स है, हेक्सा एक्वा वाटर, हेक्सा एक्वा आयरन कॉम्प्लेक्स है। सो द मेटल द सेंटर द मेटल सेंटर इन दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स आर टू आयरन एटम, इसीलिए हमने इसको सेलेफ एक्सचेंज कहा। जो एक्सचेंज होते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन्वॉल्विंग इन दिस टू कॉम्प्लेक्स आर the metal in this case iron। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है वो दो आयरन के बीच में हो रहा है, तो इसको हमने सेलेफ एक्सचेंज रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, let's say now we have example in which one iron hexa aqua complex, that is FeH2O62 plus in +2 oxidation state, and the second iron complex is so to differentiate between these two iron complexes, here I have used the X-rays which differentiate these two iron complexes। तो यहाँ पे जो आयरन एक्सट्रेस के साथ है, यहाँ पे भी आपके पास 6 वाटर मॉलिक्यूल है, but the oxidation state of this particular iron in this case is +3। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर रहे हैं और आपके पास नया प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन डिफरेंट क्या है प्रोडक्ट में, अगर हम यहाँ पे देखते हैं राइट हैंड साइड में, यहाँ पे जो आयरन है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस आयरन इज +2। हाउएवर ऑन द प्रोडक्ट साइड ये आपका कौन सा है, दिस इज आवर प्रोडक्ट साइड, ये हमारा नया प्रोडक्ट बना है। और ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है, दिस इज आवर, हम कहेंगे दिस इज आवर रेक्टेंट सेट। तो यहाँ पे अगर हम Fe की देखते हैं तो द ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। हाउएवर ऑन द प्रोडक्ट साइड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस आयरन बिकम्स +3। ये इसमें आपकी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बना है,
3 बना है। सिमिलरली अगर हम दूसरे आयरन की देखते हैं, ये वाला आयरन, इसकी जो एक्सट्रिक्स से हमने इसको डिफरेंशिएट किया गया है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस आयरन नाउ बिकम्स +2। तो अगर इस रिएक्शन को हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो आयरन रेक्टेंट साइड में +2 से कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट साइड में +3 में, और ये जो आयरन जिस पर हमने एक्सट्रिक लगा हुआ है, ये आयरन अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहे हैं फ्रॉम +3 टू +2. So how what is going inside this reaction is that electron transfer is taking place in between these two iron complexes, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसने ऑक्सीडेशन से +2 से +3 में कन्वर्ट किया है, so means this particular iron has lose one electron. However, this iron with this asterisk has changed its oxidation state from +3 to +3. Therefore, here also one electron change taking place. तो यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लूज हो रहा है। तो दिस इज ए वेरी सिंपल एग्जाम, सिंपल केस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज द केस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन में हम एज एन एग्जांपल यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। सो अब हम देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन हो रहा है बिटवीन दीज टू आयरन कॉम्प्लेक्स, वो कैसे होते हैं और कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो कि इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस पे इफेक्ट करते हैं। तो मार्कस ने इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन को डिटेल में स्टडी किया गया था, और 1992 में उसको इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन की स्टडी के लिए उसको नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया था। सो द सेंट्रल आइडिया अंडरलाइंग दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी इज टू फोर। दो इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो कि आपकी ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन है, इसकी थ्योरी को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। For example, now it says that when an electron jumps from Fe2 plus to Fe3 plus, तो यहां से जब आप एक इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं इस वाले आयरन के पास, तभी क्या हो रहा है, तभी क्या हो रहा है, यहाँ से जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 इंक्रीज हो रहा है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है। ये कैसे होते हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन होते हैं या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं बिटवीन दीज टू आयरन कॉम्प्लेक्स, द रेट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज सो रैपिड कि यहाँ पे जो रेट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इतना जल्दी से होते हैं कि the atoms in the reactant and in the solvent do not have time to move in that short time. तो यहाँ पे क्योंकि ये हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर आपका एक रिएक्शन सिस्टम है तो इसमें आपका वाटर एज ए सॉल्वेंट है और आपके पास दो आयरन एटम है, एक +2 स्टेट में है, एक आपके पास +3 स्टेट में है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन दो आयरन एटम के बीच में हो रहा है, लेकिन the speed with which this electron transfer is going is so rapidly that the other atom means we have the ligand here and also we have the solvent atoms could not move in this particular short time. तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है या यहाँ पे इसके पास जो हमारे पास लिगेंड लगा हुआ है अदर एटम, ये उतने शॉर्ट टाइम में अपने आप को मूव नहीं कर पाते, ठीक है ना। सिंस ये तो फैक्ट सी बात है, क्योंकि हमें पता है अगर हम दूसरे एटम्स की बात करते हैं उनका मास एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, तो जितना हेवियर होगा उतना उसको क्या करेंगे, टाइम ज्यादा लगेंगे। तो होता क्या है यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं उस टाइम में आपकी अदर एटम्स और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर पाते हैं। सो कहते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और अदर एटम्स की ट्रांसफर होना चाहिए, दे शुड ओबे फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल। ये आपके फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग फॉलो होना चाहिए, जो कि कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में आपकी इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांजिशन क्या होता है, बहुत रैपिड होता है एज कंपेयर टू द ट्रांसफर ऑफ अदर एटम। सो ये जो मूवमेंट है जिसमें आपका सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, अदर एटम्स या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव नहीं होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, एक मेजर कंसिक्वेंस आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन में आ जाते हैं। वो क्या है कि the two nuclei ion or the molecule that is the product, यहाँ पे जो दो नए मॉलिक्यूल आपका बना हुआ है जिसमें आपका Fe3 का ऑक्सीडेशन +3 स्टेट में है और आपके Fe स्टार वाले आयरन की ऑक्सीडेशन +2 में है।
ना यहाँ पे इसके ऑक्सीडेशन बिल्कुल इसके रिवर्स में था। तो ये यहाँ पे जो नया मॉलिक्यूल बना है, दिस मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड इन ए वेरी रॉन्ग इन्वायरमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जो इन्वायरमेंट था, वो इस वाले नए मॉलिक्यूल के लिए क्या है, दिस इज ए वेरी रॉन्ग इन्वायरमेंट, बिकॉज in this case the oxidation state of iron are different, so these iron atoms accommodate solvent as per their convenience. However, on the product side, these new molecules which are formed is present in a very wrong environment of the solvent molecule. अब जो इन आयरन एटम्स की सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थे वो इनके लिए फिजिबल नहीं है। तो ये किसकी वजह से हुआ? क्योंकि द रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिकम मच फास्टर एज कंपेयर टू द rate of the transfer of other atoms and the solvent molecule. Since the nuclei usually do not have time to move during that much fast electron jump, so when we see this reaction, that is reaction number 1, यहाँ पे जो आपके पास आयरन एटम है वो एक अलग इन्वायरमेंट में है, उसी अब ये आयरन एटम +3 में कन्वर्ट हुआ है। अब इसका अपना एक इन्वायरमेंट बनना चाहिए। ये वाला आयरन एटम जो एक्स के साथ है +3 स्टेट में, रेक्टेंट स्टेट में है, इसके साथ अपना एक सॉल्वेंट की इन्वायरमेंट है, लेकिन ये प्रोडक्ट साइड में इसका ऑक्सीडेशन से +2 में चेंज हुआ है। However, this iron atom is present in the same environment with which this iron with +2 oxidation states are present. तो इन दोनों की इन्वायरमेंट एक्चुअली क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के साथ साथ सॉल्वेंट और अदर एटम भी ट्रांसफर होना चाहिए था, लेकिन जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ उस स्पीड से अदर एटम्स ट्रांसफर नहीं हो पा रहे। सिमिलरली एट द सेम टाइम सॉल्वेंट भी मूव नहीं हो पा रहे थे। इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका एक नया सॉल्वेटेशन एनर्जी बैरियर प्रोड्यूस होते हैं। And this solvatation energy barrier arises due to the presence of these new molecules, yeah, new product formed, and these new molecules are present in a very wrong environment of the solvent molecule. Now, this solvatation energy barrier is not only the mechanism playing an important role in electron transfer reaction rate. ये सिर्फ solvatation energy barrier नहीं है जो कि आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की रिएक्शन रेट पे इफेक्ट करते हैं, but experimentally it is found that the rate of such reactions becomes very slow as contrast to the picture of a electron transfer governed by solvatation energy. तो यहाँ पे जब फर्दर स्टडी किया गया तो ये जो रिएक्शन है इनका रेट बहुत स्लो पाया गया एज कंपेयर टू द, अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात करते हैं सो द रेट ऑफ द रिएक्शन शुड बी वेरी हाई, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। तो यहाँ पे एक और फैक्टर अराइज हुए जो कि इस रिएक्शन की रेट को स्लो कर रहा था, दैट इज द dramatic difference in the bond equilibrium bond length of iron oxygen atom। अब देखो आपके पास दो है एक्वा कॉम्प्लेक्स है जिसमें आपके पास आयरन क्या है, OH ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड है। अब यहाँ पे दो केस है, आपके पास आयरन है एक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, दूसरा आयरन है आपके पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब यहाँ पे इन दोनों की जो इक्विलिब्रियम बॉन्ड डिस्टेंस है वो दोनों में बहुत रेफर करते हैं। लेट्स ड्रॉ ग्राफिकली दिस केसेस लाइक दिस। इसको हम कुछ ऐसे यहाँ पे बना सकते हैं। सपोज दिस इज माय आयरन एटम व्हिच इज इन +2 oxidation state, and this is my iron atom which is in +3 oxidation state, and this is our rectant side। ये हमारे पास क्या है, rectant side में कुछ ऐसा केस है। अब जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, इस आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +3 में चेंज होते हैं। एंड ऑल्सो वी नो दैट जैसे ही आपका आयरन का ऑक्सीडेशन +2 से +3 में चेंज होंगे द साइज विल आल्सो डिक्रीज। सिमिलरली ये वाला आयरन +3 से +2 में कन्वर्ट हो रहे हैं तो इसका साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे दो चीज आपका यहाँ पे, तो द साइज इंक्रीज, यहाँ पे क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज। ठीक है। तो जैसे ही यहां से यहाँ आपका रिएक्शन हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, तो इन दोनों की बॉन्ड लेंथ में भी बहुत ज्यादा चेंज आ जाते हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, अपना एक बॉन्ड लेंथ था, जैसे ही रिएक्शन हुआ +3 में कन्वर्ट हुआ, द बॉन्ड लेंथ हैज चेंज। और यहाँ पे आयरन जो पहले +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, नाउ इट इज
get converted to iron in +2 oxidation state. So here also the bond length changing takes place. यहाँ पे bond length दोनों में change हुआ है. So देखो each ion would be formed in a very foreign configuration of the vibrational coordinate. It is clear then that the electron transfer implies changes in the structure of the reactant. तो जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से क्या हो रहा है, केमिकल स्ट्रक्चर भी चेंज होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के. So we can say that during the transfer of the electron, appropriate redistribution of the orientation of the solvent molecule in the vicinity of each ion needs to occur prior to the electron transfer reaction. देखो अब यहाँ पे ये जो पहले आयरन एटम है, इसके सराउंड में अपना कुछ सॉल्वेंट है और इनका अपना कुछ ओरिएंटेशन है. सिमिलरली आयरन +3 में अपना कुछ ओरिएंटेशन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के होंगे. लेकिन जैसे ही ये चेंज होगा Fe3 में, लेकिन यहाँ पे हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इतना फास्टली होते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, बट अदर एटम्स और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की रिडिस्ट्रीब्यूशन इतने स्पीड में पॉसिबल नहीं है. तो इस मॉलिक्यूल के लिए क्या है, जो प्रोडक्ट साइड में जो हमारे पास इस साइड मॉलिक्यूल नया बना है, इसके लिए ये जो सॉल्वेंट का इन्वायरमेंट है वो एक स्ट्रेंज इन्वायरमेंट बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे इसकी पूरा स्ट्रक्चर चेंज हुआ है ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो मार्कस कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के साथ साथ redistribution of the other atoms as well as redistribution of the solvent molecule should take place prior to the electron transfer. तो होता क्या है, यहाँ पे जो आपका रेक्टेन है, एक आपके पास लेट्स से एक आपके पास डोनर होंगे और दूसरा आपके पास एक्सेप्टर होंगे. ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होते हैं और फिर जाके ये आपके पास वो आगे हम मैकेनिज्म को देखेंगे. तो यहाँ पे इस तरह आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं. तो कहते हैं कि अगर ये रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ तो यहाँ पे आपके पास फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे और जो आपके पास एनर्जी कंजर्वेशन जो लॉ है वो भी सेटिस्फाई नहीं होंगे. देखिए अब यहाँ पे अगर रिडिस्ट्रीब्यूशन होते हैं विद सुइटेबल फ्लक्चुएशन, both the Frank Condon principle and energy conservation can be satisfied simultaneously. तो दोनों चीज को फॉलो करना चाहिए, फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल को भी एज वेल एज एनर्जी कंजर्वेशन के लिए. तो इन दोनों चीज को फॉलो करने के लिए आपका ये जो फ्लक्चुएशन यहाँ पे प्रोड्यूस होना बहुत जरूरी है. Whereas energy conservation would be violated in the absence of this fluctuation. तो यहाँ पे अगर आपकी solvent redistribution नहीं होंगे, या आप हम कह सकते हैं solvent के साथ साथ other atoms की redistribution नहीं होंगे, तो वो आपकी energy conservation principles को क्या करेंगे, violate करेंगे. ठीक है. तो मार्कस ने क्या किया, मार्कस devised a way for finding the needed redistribution and used it to describe the transition state and calculate the rate of reaction. तो मार्कस ने जो यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूशन वाला जो कंसेप्ट नीडेड था, उसने क्या कर दिया, उसके लिए एक नया वे फाइंड आउट किया और उसको डिस्क्राइब किया ट्रांजिशन स्टेट को डिस्कस करने के लिए इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड फाइनली टू कैलकुलेट द रेट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन. अब देखते हैं मार्कस ने क्या इसमें करेक्शन नया ला इसमें. सो द मार्कस करेक्शन, मार्कस ने क्या नया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा. तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का कंसेप्ट था पहले लेवी ने लगाया था 1952 में, जो कि इनकरेक्ट वहां पे क्या हुआ, पाया गया और इनकम्प्लीट पाया गया. तो कहते थे कि लेवी जो कहते थे रिएक्शंस जो ऑकर होते हैं सिर्फ डार्क मोड में, लेकिन मार्कस ने ये पता करा कि ये डार्क मोड में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो थर्मल फ्लक्चुएशन के लिए जो एनर्जी चाहिए था वो सिर्फ आपकी थर्मल फ्लक्चुएशन प्रोड्यूस कर सकता था, उसके लिए एनर्जी की जरूरत है. तो मार्कस ने ये पाया कि ये डार्क में ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. द एनर्जी इज नॉट कंजर्व. तो अगर आप डार्क में रिएक्शन करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, वहां पे आपकी एनर्जी जो कंजर्व नहीं रहते हैं. द आयंस वुड बी फॉर्म्ड इन द रॉन्ग हाई एनर्जी इन्वायरमेंट. तो जो नए आयंस बनेंगे वो हाई एनर्जी इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस होंगे. लेकिन सिर्फ इसके लिए एक ही मेथड है, बट द ओनली वे सच ए नॉन कंजर्विंग इवेंट कुड हैपन वुड बी बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. तो जैसे ही लाइट एब्जॉर्ब होते हैं, वो जो रॉन्ग इन्वायरमेंट है उसको हम करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन डार्क में ये पॉसिबल नहीं है.
टू क्लैरिफाई दैट, ये जो एग्जांपल हमने डिस्कस किया इसको हम एक बार और डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम बॉन्ड डिस्टेंस है, अगर आयरन +2 की, इसमें आयरन +2 है और इसमें जो आयरन ऑक्सीजन इक्विलिब्रियम बॉन्ड डिस्टेंस है दैट इज अराउंड 2.21 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ पे जो आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे आयरन ऑक्सीजन जो इक्विलिब्रियम बॉन्ड डिस्टेंस है दैट इज 2.05 एंगस्ट्रॉम। सो क्लियरली from here we can see that the equilibrium bond distance are different in these two iron complex. यहाँ पे little bit shorter है, यहाँ पे longer है। obvious सी बात है, यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन +3 है, यहाँ पे +2 है, बॉन्ड लेंथ में चेंज होना है, ठीक है ना। तो अगर इसके हम पोटेंशियल एनर्जी सरफेस डायग्राम बनाते हैं तो कुछ इस तरह हमें यहाँ पे डायग्राम बनेंगे। ये हमारा एनर्जी एक्सिस हुआ, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कोऑर्डिनेट हमारे पास प्रेजेंट होंगे। तो आपके पास इस तरह कुछ पैराबोलास यहाँ पे आपको फॉर्म होंगे, इस तरह कुछ पैराबोलास फॉर्म होंगे। सो दिस द फर्स्ट पैराबोला इज फॉर द रेक्टेंट एंड द सेकंड पैराबोला इज फॉर द प्रोडक्ट साइड। तो कहते हैं कि यहाँ पे जो दो पैराबोला इंटरसेक्शन करते हैं, यहाँ पे जो दोनों कंबाइन हो रहा है, दिस इज द इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ। यहाँ पे जो बॉन्ड डिस्टेंस है दिस इज फॉर Fe2+ एंड दिस इज फॉर Fe3+। तो इस पर्टिकुलर स्टेज पे आके क्या होते हैं, ये जो 2.21 एंगस्ट्रॉम और 2.05 एंगस्ट्रॉम है, सो मींस वी कैन से दैट यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज टू आयरन कॉम्प्लेक्सेस जिनके बीच में आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना है। तो आयरन 2+ यहाँ से आते हैं, आयरन 3+ यहाँ से आते हैं, ये दोनों एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे आ जाते हैं। अगर इसकी हम इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कहते हैं तो ये अराउंड 2.13 टू 2.16 के अराउंड इसका इक्विलिब्रियम बॉन्ड डिस्टेंस होंगे। बॉन्ड डिस्टेंस मींस यहाँ पे आप देखो, ये दोनों, अगर ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, इनकी जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, हम इस इक्विलिब्रियम बॉन्ड डिस्टेंस की बात कर रहे हैं जो एच इस पे है। तो जब ये दोनों एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाते हैं, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ट्रांसफर होते हैं। लेकिन इसके लिए आपका रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का भी होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे एक आयरन एटम और ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, दूसरा यहाँ पे क्या है, शॉर्ट है। तो इसके लिए अपने आयरन ऑक्सीजन बॉन्ड को क्या करना होगा, शॉर्ट करना होगा, और इसके लिए जो अपना आयरन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या होगा, इसको इलोंगेट करना होगा। तो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएंगे जहां पे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पॉसिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही हमने लिखा है, इफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक प्लेस एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन देन वी वुड हैव कंप्रेस्ड आयरन सेकंड एंड स्ट्रेच्ड आयरन थर्ड। These are in vibrational excited state and would release energy. जब हम इनकी बॉन्ड लेंथ को इलांगेट और शॉर्टन करते हैं तो वाइब्रेशनली एक्साइटेड स्टेट में चला जाते हैं और ये एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। इफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अकर इन डार्क, अगर ये डार्क में अकर होते हैं देन द एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। तो मार्कस ने ये देखा कि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन है वो डार्क मोड में पॉसिबल नहीं है। Thus, reagent must match their energies before electron transfer. तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से पहले ही रिएजेंट को अपने एनर्जीज को क्या करना होगा, दोनों को मैच करना होगा। बोथ द रिएक्टेंट शुड हैव सिमिलर एनर्जीज। In the limit of weak electron interaction between the reactant, both Frank-Condon principle and energy conservation must be satisfied. So during this redistribution, weak electron interaction occurs between these two reactant molecules, and it is possible to transfer electron by following both Frank-Condon principle and energy conservation principle. ठीक है। फ्लक्चुएशन had to occur in various nuclear coordination as well as in orientation coordination of the solvent molecule, and in any other coordinate whose most probable distribution for the product differs from that of the reactant. तो ये जो reactant साइड में आपकी सॉल्वेंट की रिडिस्ट्रीब्यूशन होना या सॉल्वेंट की कोऑर्डिनेट में चेंज होना, फ्लक्चुएशन होना, न्यूक्लियर की कोऑर्डिनेशन में फ्लक्चुएशन होना, यार कोई और रेक्टेंट साइड में ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि प्रोडक्ट साइड में इसको इफेक्ट कर सकते हैं, तो इन सब की रिडिस्ट्रीब्यूशन होके एनर्जीज को सिमिलर बनाना जरूरी है, तभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। विथ सच फ्लक्चुएशन वैल्यूज ऑफ द कोऑर्डिनेट could be reached which satisfy both Frank
constant and energy conservation conditions so to permit it to occur in dark. अब ऐसे अगर रिएक्शंस को डार्क में करना है तो आपकी ये जो redistribution है in any coordinates either orientation of the solvent molecule, nuclear coordinate and any other coordinate, सब में रिडिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है ताकि वो एक मिनिमम एनर्जी स्टेट में आए और डार्क मोड में भी आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को क्या करे, पॉसिबल करे। तो ये मार्कस की करेक्शन था लेवी ने जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन प्रपोज किया गया था। तो ये सारे हम मार्कस थ्योरी में ये नए जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है और इस तरह हम डार्क मोड में भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस को पॉसिबल कर सकते हैं बाय डूइंग दिस ऑल फ्लक्चुएशंस ऑन द रेक्टेंट सेट। तो ये थोड़े जो फ्लक्चुएशंस यहाँ पे प्रोड्यूस होना चाहिए, बॉन्ड लेंथ में होना चाहिए, सॉल्वेंट की डिस्ट्रीब्यूशन में होना चाहिए, ये सब आपको पता होना चाहिए। नाउ लेट्स डू द मैथमेटिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर स्टडी हमने अभी तक देखा है, मैथमेटिकली हम इसको कैसे दिखा सकते हैं। नाउ लेट्स कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम ए डोनर स्पीशीज। अब आपके पास एक स्पीशीज है जो कि डोनर का काम कर रहा है, दैट इज डी इज द डोनर स्पीशीज, आपके पास डोनर स्पीशीज है। दूसरा स्पीशीज आपके पास है दैट इज द एक्सेप्टर स्पीशीज, ठीक है। एंड इन दोनों का रिएक्शन जो होता है किसी सॉल्यूशन में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे डोनर से एक्सेप्टर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के लिए सबसे पहला ये कंडीशन जरूरी है कि डीएनए मास डिफ्यूज, ये आपका सॉल्यूशन है अगर इसमें डोनर भी है और एक्सेप्टर भी है और ये आपका सॉल्वेंट है तो ये आपका सॉल्यूशन बना। तो यहाँ पे डी और ए को क्या होना चाहिए, डिफ्यूज होना चाहिए सॉल्वेंट के थ्रू, ताकि ये दोनों क्या आए, एक दूसरे के पास आए और आपका यहाँ पे क्या बने, एक डी ए कॉम्प्लेक्स बने, ठीक है। इन विच मिनिमम डिस्टेंस शुड बी बिटवीन दीज टू डीएनए दैट इज इक्वल टू आर। यहाँ पे हमने यही लिखा है, the first DNA must diffuse through the solution and collide to form DA complex in which donor and acceptor are separated by a distance r, which is the distance between the edges of the species। ये जो distance है इन दोनों के बीच में, ये distance की हम बात कर रहे हैं जो कि r के बराबर होंगे। तो क्या हो रहा है, देखो पहले आपके पास डी है, डोनर है और आपके पास एक है एक्सेप्टर। ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ सॉल्यूशन में डिफ्यूज होके पास आ रहे हैं और पास आके आपके पास एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है जिससे हम डीए कॉम्प्लेक्स कहेंगे। नाउ दिस इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन, सो इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं। देयरफॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन दैट इज Ka will be equal to the concentration of the complex Da and the concentration of the reactant, that is the concentration of DNA or A or, ठीक है। नाउ जैसे ही ये एक दूसरे के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, नाउ यहाँ पे आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है। इस तरह अगर डिस्क्रीट अलग अलग रहेंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा। तो जब ये एक दूसरे के पास आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाते हैं, तभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। तो जैसे ही डी और ए में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। नाउ दिस इज ए नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन। तो यहाँ पे डोनर अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो जैसे ही ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, इट विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड एक्वायर ए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन लेंगे और इट विल एक्वायर ए पार्शियल नेगेटिव चार्ज। नाउ दिस इज ए नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन। इसके लिए हम रेट लिख सकते हैं, द रेट ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज इक्वल टू, suppose this is KET, that is the rate constant of electron transfer reaction into D into A। ये आपका रेट ऑफ द रिएक्शन होंगे इस रिएक्शन के लिए। नाउ एक बार जब यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाते हैं, नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये जो DA प्लस और माइनस कॉम्प्लेक्स है, ये एक दूसरे के से क्या होता है, ब्रेक हो जाते हैं और आपका अलग आयंस यहाँ पे ब्रेक होके अलग आयंस बन जाते हैं। these two ions separate breaks and separate into an individual ions। now this is also a equilibrium reaction। तो यहाँ पे आपका D प्लस बन जाते हैं और D क्या हो, एक माइनस बन जाते हैं। now this is also a, now the let's say this is K1 is the equilibrium constant of this reaction,
K2 is the equilibrium constant of this reaction, KET is the rate constant of this particular reaction. तो इसके लिए भी हम, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ D प्लस and the concentration of A minus divided by concentration of complex, that is D plus A minus. तो इस तरह आपका एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन में, जहां पे सबसे पहले जो डोनर और एक्सेप्टर है एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, सॉल्यूशन तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है उसको डिफ्यूज करते हुए एक दूसरे के पास आ जाते हैं एक मिनिमम डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू R। फिर ये एक दूसरे के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स बना। फिर कॉम्प्लेक्स बनने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, डोनर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, और ये आपका कॉम्प्लेक्स बनता है जहाँ पे नेट पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेपरेट होते हैं ऑन द डोनर एंड द एक्सेप्टर एटम्स। नाउ इसके बाद क्या हो जाते हैं, एक बार जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंप्लीट हो जाते हैं, ये यहाँ पे फिर आयन से एक दूसरे से ब्रेक हो जाते हैं, और आपका जो आपका ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट एक दूसरे के साथ अलग हो जाते हैं। तो ये हम इस तरह मैथमेटिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस को क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो मार्कस ने जो फिर ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन है इसको ट्रीट करा बाय यूजिंग द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो मार्कस हैज ट्रीटेड दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस DA टू फॉर्म, यहां से आपका DA से क्या बना, अल्टीमेटली वी गॉट D प्लस एंड A माइनस। इसको उसने क्या किया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के साथ इसको मेश करा, and from activated complex theory we know that the rate constant of this electron transfer is equal to kappa into mu exponential of minus delta GH divided by RT। तो यहाँ पे जो कापा है, इट इज द ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, कितने स्पीड से ट्रांसमिट होते हैं, V is the vibrational frequency with which the activated complex approaches the transition state, कितने स्पीड से आपका जो आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ट्रांसिशन स्टेट तक आ जाते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एक्चुअली होगा, एंड डेल्टा GH इज द गिब्स एनर्जी ऑफ द एक्टिवेशन। तो इस इक्वेशन को आपको याद रखना है, जहां पे हमने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन के साथ क्या किया है, कंपेयर किया है। ठीक है, नाउ यहाँ पे हमें दो चीज चाहिए, एक तो आपका के म्यू चाहिए, और दूसरा हमें क्या चाहिए, डेल्टा GH चाहिए। इन दोनों के लिए नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन द थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन, एक आपका के म्यू, दूसरा आपका डेल्टा GH चाहिए। तो देयर आर टू सेंट्रल कांसेप्ट इन द मार्कस ट्रीटमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। पहला कांसेप्ट क्या है, देखो, इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड बाय टनलिंग थ्रू ए पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। तो ये अगर आपका एक पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे Fe2 प्लस है, यहाँ पे Fe3 प्लस है, तो ये एक पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को क्रॉस करते हुए इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर, and the height of this particular barrier is partly determined by the ionization energy of D and A। D और A का आयनाइजेशन कितना एनर्जी होगा, वो आपका इसका जो एनर्जी बैरियर का हाइट क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। एंड एट द सेम टाइम दिस टनलिंग इन्फ्लुएंस द मैग्नीट्यूड ऑफ kappa mu, और यहाँ से जो टनलिंग का मैग्नीट्यूड है, इसका वैल्यू जो है आपकी, इसका इफेक्ट जो है आपकी kappa mu पे हो जाते हैं। एक आपका क्या है, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट है, दूसरा आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। दूसरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि द कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स बना है DA एंड द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सराउंडिंग इट अंडरगो स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट। तो ये स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट हो जाते हैं, इसमें स्ट्रक्चरल मींस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो पहले जिस भी रेक्टेंट के साथ कंबाइन था, दूसरे रेक्टेंट के साथ उसके पास जो भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल था, उनमें रीअरेंजमेंट हो जाते हैं पैरेलल टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से पहले। So the energy associated with this rearrangement and the standard reactions give energy, that is delta RG naught, delta GR naught, are used to determine delta G, जो actually gives free energy है, उसको यूज करने के लिए हम जो रिएक्शन की स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी है और जो रीअरेंजमेंट में जितना एनर्जी एसोसिएट रहते हैं, उनसे हम क्या निकाल सकते हैं, एक्चुअल रिएक्शन की गिव्स एनर्जी निकाल सकते हैं। एंड मार्कस शोड दैट delta GH is equal to delta GR naught plus lambda
स्क्वायर, ये जो 2 है ये स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 4 लैम्डा, जहां पे जो आपका डेल्टा जी आर नॉट है, दिस इज द स्टैंडर्ड रिएक्शनशिप एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस, जैसे कि आपका डी प्लस ए माइनस बनना, एंड लैम्डा इज द रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी। तो कितने रीऑर्गेनाइजेशन में एनर्जी लगा है वो आपका लैम्डा आपको बताएगा। तो यहां से हम गिब्स एनर्जी निकाल सकते हैं किस चीज के लिए, जो आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। ठीक है, तो इसको हम ग्राफिकली भी दिखा सकते हैं कुछ इस तरह, जो सरफेस एनर्जी गिब्स सरफेस एनर्जी है उसको हम कुछ इस तरह हम ग्राफिकली भी दिखा सकते हैं। नाउ यहाँ पे जो वाई एक्सिस है, यहाँ पे आपका गिब्स एनर्जी है, और यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट मीन्स कितना डिस्प्लेस हुआ है आपके रेक्टेंगल मॉलिक्यूल में। तो यहाँ पे आपका पैराबोला टाइप कुछ इस तरह कर्व बनेंगे, दिस इज फॉर द रेक्टेंगल, एंड सेकंड दिस इज फॉर द प्रोडक्ट। तो इस तरह आपको कुछ पैराबोला बनता है, ये आपकी डी ए के लिए है, एंड द सेकंड वन इज डी प्लस एंड ए माइनस, मीन्स ये आपके रेक्टेंगल के लिए है, ये आपकी प्रोडक्ट के लिए कुछ इस तरह पैराबोला बनता है। दैट इज द गिब्स एनर्जी चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन द गिब्स एनर्जी विद डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को से हम क्यू से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी आप डेल्टा जी एच और डेल्टा जी आर नॉट निकाल सकते हैं। वो किसके बराबर, देखो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन है जहां पे दोनों पैराबोला एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं। तो इसको हम गिब्स फ्री एनर्जी पे एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं, एंड दिस इज द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द रेक्टेंगल। और इन दोनों के बीच में ये जो डिफरेंस है, दिस एनर्जी डिफरेंस इन एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा जी हेज, ये आपकी डेल्टा जी हेज के बराबर होते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, जहाँ पे आपका दोनों पैराबोला एक दूसरे के साथ क्रॉस हुआ है, और यहाँ पे जो फर्स्ट पैराबोला दैट इज द रेक्टेंट साइड की जो एनर्जी है, इन दोनों के बीच का जो गैप है दैट इज इक्वल टू डेल्टा जी है। यहाँ पे एक्चुअली रिएक्शन का जो आपका गिब्स एनर्जी आपको निकल आ रही है। ठीक है, दूसरा, यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह को जहाँ पे ये दोनों पैराबोला एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे क्यू स्टार से। क्यू स्टार मींस ये वो जगह है जहां पे एक्चुअली क्या हो जाते हैं, ऑल द redistribution एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल जो फ्लक्चुएशन आ जाते हैं आपकी डीए साइड में, दैट इज आपकी रेक्टेंट साइड में, और जिसकी वजह से यहाँ पे आपका क्या बन जाता है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं बिटवीन यूर बिटवीन यूर D and A and form new complex that is DA plus and A minus। तो ये Q star वो जगह है जहां पे एक्चुअली आपका all the redistribution of the solvent molecule and the electron transfer take place। और ये जो जहां पे एक्चुअली जो आपका रेक्टेंट साइड का जो रेक्टेंट जो प्रेजेंट है उसको हम फर्स्ट क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, और जहां पे आपका प्रोडक्ट है दैट इज सेकंड क्यू नॉट। नाउ यहाँ पे जो डिस्टेंस है दैट इज द प्रोफाइल एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ द, या पीक ऑफ द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ द, या पैराबोला ऑफ द प्रोडक्ट साइड, और आपकी जो रेक्टेंट साइड की जो पीक के बीच का गैप है दैट इज इक्वल टू डेल्टा जी आर नॉट। ये एनर्जी डेल्टा जी आर नॉट के बराबर होते हैं। और ये जो डिस्टेंस है that is the distance from the peak of the parabola of the rectangle side to the top of the parabola, this is equal to lambda, जो कि आपकी energy required in the redistribution of the solvent molecule आपको ये दे। ठीक है, और यहाँ पे ये जो आपकी इक्वेशन में जो हमने कापा वी लिखा हुआ था, दिस फैक्टर इज द is we can say is a measure of the probability that the system, ये जो एक्चुअल जो आपका डीए सिस्टम है, will convert from rectangle, रेक्टेंट जो आपकी डी और ए है, रेक्टेंट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डी प्लस
A minus 8q star by electron transfer within the thermally excited DA कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो जो आपका कापा म्यू है, ये आपकी वो फैक्टर है जो आपकी प्रोबेबिलिटी को मेजर करते हैं कि दैट द सिस्टम दैट इज डीए सिस्टम विल कन्वर्ट इट फ्रॉम रेक्टेंट टू डीए प्लस ए माइनस माइनस कॉम्प्लेक्स। कहाँ पे? इस वाले पोजीशन पे क्यू स्टार पे थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, लेकिन विद इन दी थर्मली एक्साइटेड डीए कॉम्प्लेक्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो आपको ध्यान में रखना है। तो ये था हमारा मार्कस थ्योरी, जो कि आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन में द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है व्हाइल डिस्कसिंग द मार्कस थ्योरी फॉर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। ठीक, तो ये था आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी के बारे में, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन और मार्कस थ्योरी के। ठीक है, तो आज की लेक्चर में यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू।